जी, हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट कराया था? इनपरफेक्शन स्टार्ट कराई थी। इनपरफेक्शंस में हमने स्टिकियोमीट्रिक डिफेक्ट कर लिए थे, जहां पे हमने ये बताया था कि जो हमारे स्टिकियोमीट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए, एक होते हैं आपके नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए, और दूसरे होते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। नॉन आयनिक डिफेक्ट्स में जो एग्जांपल बताए थे वो थे वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वाइल आयनिक कंपाउंड में हमने डिफेक्ट किए थे फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। आज हमने जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट करना है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे ही इसका नाम है इम्प्योरिटी, इसका मतलब ये होगा कि इसमें कोई ना कोई फॉरेन एटम या आयन जो है वो एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, NaCl की बात की गई है। अगर आप NaCl का क्रिस्टल देखें, एक सोडियम आयन होता है, दूसरा क्लोराइड आयन, देन सोडियम आयन, देन क्लोराइड आयन, फिर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर में बना रही हूँ ये नॉर्मल इसके लेटेस्ट पॉइंट है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम या आयंस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आयंस हैं तो आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट में बेटा, ये जो इनमें से कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। मान लीजिए आपके पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, सपोज सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, और इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। और इम्प्योरिटी क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, SrCl2। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे कोई भी डिफेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो स्टिकियोमीट्रिक डिफेक्ट हो, चाहे इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो, चाहे हम आगे नॉन स्टिकियोमीट्रिक डिफेक्ट भी पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कटायन शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। हाँ, नंबर ऑफ आयंस का जो रेशो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है बेटा वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो अब दोबारा इसी पे आ जाते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, लेकिन उसमें ये इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अब बेटा ये जो इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड में यहाँ पे Sr2+ है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? जहां कटायन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि स्ट्रोंशियम के ऊपर 2 चार्ज है, 2+ चार्ज है, जबकि सोडियम के ऊपर बेटा कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पे 2 सोडियम आयन मिसिंग होंगे, और उनमें से एक जगह पे स्ट्रोंशियम आ जाएगा, क्योंकि भाई हमें जो है ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है। तो ये जो अगर आप देखेंगे स्ट्रोंशियम आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। ये जो साइड है, ये जो साइट है जहाँ पे सोडियम आयन को होना चाहिए, यहाँ पे एक सोडियम आयन क्या हो गया? मिसिंग हो गया। मतलब अगर आप एक मॉलिक्यूल स्ट्रोंशियम क्लोराइड का ऐड करेंगे तो कितनी वैकेंसी क्रिएट होंगी? एक। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलता कि नहीं मैम, अगर मान लो मैं एक ऐसा जो है, सपोज जरूरी नहीं ये इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज हमारे पास इम्प्योरिटी होती KCl, तो KCl में तो इसके ऊपर चार्ज जो है +1 ही है, तो यहाँ पे जो आपके 2 सोडियम आयन जो है वो रिप्लेस नहीं होंगे, सिर्फ एक ही रिप्लेस होगा, एक की जगह पे K+ आएगा, बाकी जो है वैसे के वैसे रहेंगे। तो जब चार्ज जो है फॉरेन, जो आपका इम्प्योरिटी होती है, जो पार्टिकल होता है उसका जो चार्ज है, अगर वो आपके जो सब्सटेंस के चार्ज के जैसे कटायन के चार्ज के बराबर है तो कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन जैसे स्ट्रोंशियम का केस बताया था, तो स्ट्रोंशियम के ऊपर एक चार्ज फालतू है, सोडियम पे +1 था, इस पे +2 है, तो इसमें कितनी वैकेंसी क्रिएट होंगी? 1। लेकिन अगर जो है सपोज इसकी जगह पे, स्ट्रोंशियम की जगह पे, लेटेस्ट सपोज, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि, क्योंकि देखिए जो इम्प्योरिटी होती है ना वो डिपेंड करती है भाई कौन सा जो एटम जो आपने इम्प्योरिटी डाली है वो उसका साइज क्या है,
तो यहाँ पे मैं सिर्फ जर्नली आपको एक बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। सपोज आपके पास जो मान लीजिए जो फॉरेन एटम प्रेजेंट होता, जो आपके पास फॉरेन एटम प्रेजेंट होता, सपोज वो होता अल्यूमिनियम क्लोराइड। सपोज, जरूरी नहीं है इस तरह की इंप्योरिटी प्रेजेंट हो, ये मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कितनी वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। अब इसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3 है। इसका मतलब, म्यूट करिए, इसका मतलब ये हुआ कि कितने सोडियम आयन जो है वो रिप्लेस करेगा, ये 3 रिप्लेस करेगा और एक जगह पे ये खुद आ जाएगा। तो वैकेंसीज कितनी क्रिएट हुई, जितना फालतू चार्ज है। तो बेटा कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई, 1 और 2, मतलब टोटल 2 वैकेंसी क्रिएट हुई। ठीक है बेटा। अब इसी के ऊपर ना क्वेश्चंस भी आता है। अभी मैं तो यहीं पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और मैंने कहा कि पूरी बुक में, ये एनसीईआरटी में एक ही न्यूमेरिकल है, आप कोई और बुक भी उठाएंगे उसमें भी न्यूमेरिकल है। अच्छा, इसका कभी एग्जांपल आ जाता है, तो एग्जांपल में एक तो हो गया कि सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड स्ट्रोंशियम क्लोराइड। दूसरा जो एग्जांपल है वो आपका होता है कैडमियम क्लोराइड और AgCl का। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन है तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है, दीज डिफेक्ट अराइजेस व्हेन फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंट एट द लेटिस साइट इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम। अगर इम्प्योरिटी आयन की वैलेंस स्टेट डिफरेंट है तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड एक बड़ा जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है। ये जो न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो पहले तो आप इसको रीड आउट कर लीजिए। इफ NaCl इज डोप, मतलब होता है, फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, डोपिंग का मतलब होता है कोई जो है इंप्योरिटी ऐड कर देना या कोई फॉरेन जो पार्टिकल है वो ऐड हो जाना। तो डोपिंग का मतलब ये होता है। तो यहाँ NaCl को हम डोप कर रहे हैं, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, 10⁻³ मोल परसेंट स्ट्रोंशियम क्लोराइड से। मतलब इसमें मोल की परसेंट, इन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड कितने हैं, मान लीजिए 100 मोल है, उनमें से इतने मोल जो होंगे वो स्ट्रोंशियम क्लोराइड के होंगे। मान लो परसेंटेज नॉर्मल दी होती, मैं ये कह देती 23%। 23% का मतलब क्या होगा, 23% का मतलब होगा कि मेरे पास अगर ये टोटल 100 है तो उनमें से 23 कितने होंगे, स्ट्रोंशियम होंगे। अब मैंने यहाँ पे कह दिया मोल, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो परसेंटेज दे रखी है वो सिंपल नहीं दे रखी है, पार्टिकल के नंबर की नहीं दे रखी, किसकी दे रखी है, मोल की दे रखी है। इसका मतलब 100 मोल सोडियम क्लोराइड में 20, ये जो है यहाँ पे देखा जाए 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 मोल जो है वो स्ट्रोंशियम क्लोराइड के होंगे। ये समझ में आ गया कि ये मैंने कैसे लिखा है गिवन से, क्योंकि बेटा ये मोल परसेंटेज दे रखी है। जैसे मैं सपोज आपके कहती हूँ कि आपके मार्क्स जो है वो 98% आए हैं, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि 100, उसमें मैं नंबर बता रही हूँ कि 100 में से आउट ऑफ 100 यू स्कोर 98। तो यहाँ पे मैं वही बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने नंबर नहीं दे रखा, मैंने मोल दे दिया। तो मोल भी एक तरह का नंबर होता है, क्योंकि एक मोल में क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये, अगर ये 100 मोल है, 100 मोल, तो उनमें कितने स्ट्रोंशियम की इंप्योरिटी होगी, कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, 10⁻³ मोल। तो इससे ये पता लगा कि बेटा अगर 100 मोल NaCl है, इट इज, क्योंकि उन्होंने कहा इतनों को हमने डोप किया इतनी परसेंटेज के साथ, तो उसको कितने के साथ डोप किए, 10⁻³ के साथ। क्योंकि हमें इन्होंने ये बोला है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ें दोबारा से, हमें कटायनिक वैकेंसी निकालनी है, और आपको पता होना चाहिए कटायनिक वैकेंसी कौन डिसाइड करता है, जो आप फॉरेन पार्टिकल डालते हैं। जैसे कि पीछे हमने देखा था स्ट्रोंशियम डिसाइड कर रहा था, स्ट्रोंशियम से कितनी वैकेंसी क्रिएट हो रही थी सोडियम क्लोराइड के केस में, 1।
अगर यही वो आपका बेटा एल्यूमिनियम होता, कितनी वैकेंसी क्रिएट होती एक एल्यूमिनियम से? तो इसका मतलब अगर मैं टोटल गिनती पता लगा लूं कि कितने स्ट्रोंशियम जो है प्रेजेंट है, स्ट्रोंशियम आयन, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा ना। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये क्वेश्चन में से देखा कि 100 मोल में 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला है, तो 1 मोल में कितना डाला होगा? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे 10⁻³ को, तो इसका मतलब 1 मोल में कितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड के मोल होंगे? 10⁻⁻5 मोल। ये समझ आ गया? यस मैम। ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो मोल आए हैं ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड के आए हैं, ये मोल जो है ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड के आए हैं। हालांकि यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं आंसर में, लेकिन फिर भी मैं आपको लॉजिकल बात बताने लगी हूँ, ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड के मोल आए, लेकिन हमें तो स्ट्रोंशियम आयन चाहिए। तो आप खुद सोचिए, जब 1 मोल में, यहाँ पे मैं 1 लिख दूं आगे, जब 1 मोल में 1 स्ट्रोंशियम और 2 क्लोराइड होते हैं, अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल स्ट्रोंशियम आयन रहता है, 2 मोल जो है क्लोराइड आयन होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये आपका स्ट्रोंशियम क्लोराइड का जो मोल है वो 10⁻⁻5 है, तो आपके जो स्ट्रोंशियम आयन होंगे वो भी तो 10⁻³ मोल ही होंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये मैंने फालतू चीज क्यों बता रही हूँ, ये ऐसा ही था। लेकिन बेटा चलो मैं एक इस क्वेश्चन से डिफरेंट एग्जांपल बता देती हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या H+ के भी मोल 1 मोल ही होंगे? अगर ये मेरे पास 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो H+ आयन कितने होंगे? 2। इसीलिए मैं ये चीज बता रही हूँ, कई बार क्वेश्चन में जो है चीजें वो डिफरेंट कर देते हैं, तो इसलिए मैं लॉजिकल बात भी साथ में बता रही हूँ। यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रोंशियम आयन एक ही प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल में एक ही स्ट्रोंशियम आयन है, तो 1 मोल में 1 मोल ही होगा। तो इसलिए 10⁻⁻5 मोल में स्ट्रोंशियम आयन कितने होंगे? 10⁻⁻5 ही होंगे। चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है बेटा? कटायन की वैकेंसी निकालनी है। अब मुझे ये पता है कि अगर एक स्ट्रोंशियम आयन होगा, अगर 1 मोल स्ट्रोंशियम आयन होगा तो कितनी वैकेंसी बनेंगी? क्योंकि गिनती हम किस में कर रहे हैं? मोल में कर रहे हैं ना बेटा। तो 1 मोल कटायनिक वैकेंसी बनेगी। कटायनिक वैकेंसी क्यों वर्ड यूज किया है? क्योंकि कटायन मिसिंग है ना, कटायन की जगह खाली है। इतना समझ में आया? 1 मोल से 1 मोल बनता है। तो बेटा अगर 10⁻⁻5 मोल हो चीज, तो कितना बनेगी? तो भी 10⁻⁻5 मोल ही तो बनेंगे, या नहीं? यस मैम। ठीक है बेटा, अब इसको गिनती में चेंज कर दो, वही मैंने कहा है। ये जो 10⁻⁻5 मोल है, ये कितने मोल NaCl में प्रेजेंट है? 1 मोल। 1 मोल में। 1 इसलिए मोल। मैंने इसको क्या किया है बेटा? डिवाइड कर दिया कि इसको अगर आप भूल भी जाते कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है कि कितनी कटायनिक वैकेंसी बनेगी? 10⁻⁻5 मोल इन 1 मोल ऑफ NaCl। इसे बोलते हैं ना पर मोल ऑफ NaCl। तो इसको अगर हम छोड़ भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये यूनिट आएगी हमारी, ये वाली जो है ना ये आगे यूनिट आएगी। अब देखो मोल, क्योंकि मुझे तो गिनती डिसाइड करनी थी, तो इसको मुझे कटायनिक वैकेंसी की गिनती कितनी हो जाएगी? मोल की जगह पे मैं पुट कर दूंगी 6.022 इंटू 10⁻23। बाकी यूनिट क्या होगी? पर मोल। पर मोल क्यों हुई? क्योंकि ये जो गिनती है, ये जो कटायंस हैं, ये किसमें प्रेजेंट है? 1 मोल NaCl में, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पर मोल में। सो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो दीज आर द कटायनिक वैकेंसी प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ NaCl। अगर आप 100 मोल ले लेंगे NaCl तो वैकेंसी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसीलिए यूनिट स्टैंडर्ड की गई है कि 1 मोल में कितनी होंगी। ये सबको समझ आ गया? यस मैम। अगर नहीं आया दोबारा बता देती हूँ बेटा, ये जो आगे वाली है ये तो यूनिट है। Yes, ma'am. ये जो मैंने ब्लू पेन से ऐसे मार्क कर दिया, हटा दी है,
ये यूनिट है, इसका मतलब है 1 मोल में, बाकी इतनी वैकेंसीज बनी है तो इसकी यूनिट भी होगी पर मोल में। नहीं तो कोई ये कहे कि मैम मैं 2 मोल चीज ले लेता हूँ, मैं 50 मोल ले लेता हूँ, मेरी वैकेंसी क्या इतनी रहेंगी? नहीं बेटा, इतनी नहीं रहेंगी, ये तो 1 मोल NaCl में मैंने बताई है। तो अगर आप NaCl के मोल बढ़ा दें या घटा दें तो उस हिसाब से वैकेंसीज चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन अगर आप अपना सारे बच्चे स्टैंडर्ड यूनिट में निकालें कि भाई 1 मोल में कितनी आएंगी, तो सबका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन अगर कोई 10 मोल में निकाल रहा है, कोई 20 मोल NaCl में वैकेंसीज निकाल रहा है, तो सबका डिफरेंट आता है। लेकिन हम इसीलिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टर्म लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स लेते हैं। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका स्टीकियोमीट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टीकियोमीट्रिक डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, ये हमने 2 तरह के डिफेक्ट करने हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो रेशो होता है ना एलिमेंट्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, हालांकि अभी मैं नहीं बताऊंगी कि क्या कारण होता है या क्या पीछे रीजन होता है, वो चेंज हो जाता है। वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। सपोज आपके पास FeO है, तो इसमें आपको रेशो क्या दिख रहा है, इसमें फॉर्मूला क्या है? एक आयरन है मतलब एक Fe होगा। मैं अभी वैकेंसी की ऊपर मैं, हाँ ऊपर मैं अभी वैलेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, चार्ज कितना है क्या नहीं है, 1:1। लेकिन असल में इसका फॉर्मूले में ये देखा गया है कि यहाँ पे 0.98 से लेके 0.99 तक वेरी करता है। ये मैं आगे आपको दिखा देती हूँ। तो इसका मतलब इसका इस डिफेक्ट में ये देखिए रेंज है एक 0.93 से 0.98 के बीच में कुछ भी जो है, अगर आप कोई सैंपल उठाते हैं तो आपको मिल जाता है इस तरह का। तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा रेशो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। हाँ, चार्ज जो है ना, वही आगे क्वेश्चन आएगा एक न्यूमेरिकल, चार्ज जो है मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। कैसे होता है वो अभी आपको बाद में बताएंगे। अब देखो बेटा, इसके अंदर जो नॉन स्टीकियोमीट्रिक डिफेक्ट है ना, ये 2 तरह के हमने करने हैं, तो हम धीरे धीरे करेंगे, कल की क्लास तक खत्म होगा। नॉन स्टीकियोमीट्रिक डिफेक्ट जो हैं 2 तरह के होते हैं, इसमें रीजनिंग आती है और एक न्यूमेरिकल जो अभी मैंने बोला है वो आगे आता है। तो 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पहले ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं। 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक मेटल एक्सेस और एक मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल एक्सेस का मतलब क्या होता है? अब आपको पता है कि भाई ये आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है जिसके अंदर एक कटायन होता है, एक अनायन होता है। तो जो नॉर्मली जो आपका कटायन होता है वही मेटेलिक होता है। आप NaCl की बात कर रहे हैं, NaCl में कौन सा जो है मेटल होता है? Na, है ना? तो इसके अंदर मेटल जो है ना, जो मेटल का जो आयन है वो एक्सेस में प्रेजेंट होगा, जो इस वजह से होता है। अब कैसे होता है वो अब आगे देखेंगे। और दूसरा जो डिफेक्ट है वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें मेटल की डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे कि ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, खुद सोचिए। असल में रेशो क्या होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, आयरन, ये मतलब अगर आपके ऑक्सीजन 100 होने चाहिए तो ये भी 100 होने चाहिए Fe। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? वो अगर 100 है तो ये कितने हैं बेटा? 98 है ना? तो इसका मतलब यहाँ डेफिशिएंसी हो गई। कैसे डेफिशिएंसी हो गई उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी उस पे ध्यान मत दीजिए। अब बेटा जो मेटल एक्सेस, पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये 2 तरह के होते हैं, इसके पीछे 2 कारण होते हैं। या तो मेटल ज्यादा अमाउंट में क्यों होता है? ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, मतलब जो अनायंस है ना वो घट जाए। अब खुद सोचो, सपोज मेरे पास NaCl है, इसके अंदर सोडियम भी 100 है, ये भी 100 है, लेकिन किसी कारण से, सपोज किसी कारण से सोडियम की गिनती तो बढ़े ना, क्लोराइड की कम हो जाए, तो इसमें मेटल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेस में प्रेजेंट है। तो पहला कारण हो सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, इसको हम अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का जो रीजन हो सकता है, इसमें क्या होता है? तो दूसरा जो कारण हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन एट इंटरस्टिशियल साइट।
मैं पहले एग्जांपल बताऊंगी। लेट अस सपोज आपके पास ZnO है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें 100 आपके पास जिंक होने चाहिए, 100 जो है वो आपके पास O होने चाहिए। लेकिन क्या हो, ये कह रहे हैं कि दूसरा कारण हो सकता है कि ये जो कटायंस है ना कुछ एक्स्ट्रा अपनी लेटेस्ट पोजीशन पे तो प्रेजेंट हो ही हो, इसके अलावा फालतू कटायन इंटरस्टिशियल साइड पे भी प्रेजेंट हो। मतलब अनायन कम नहीं है लेकिन जो कटायन है वो ज्यादा है। तो इसके अंदर रीजन क्या हो गया, इसमें रीजन हो गया एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंट है, इस वजह से मेटल एक्सेस में है। और जो NaCl का मैंने एग्जांपल दिया था उसमें क्या रीजन था, उसमें रीजन था कि जो आपके अनायंस हैं उनकी वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं, वहां पे रीजन था अनायनिक वैकेंसीज की वजह से मेटल एक्सेस में है। और इनका कारण क्या है, एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंट है, इस वजह से मेटल एक्सेस में है। ये चीज समझ में आ गई। यस मैम। अब Yes, ये ma'am. क्या होता, हाँ इसको डिटेल में तो मैं अभी बताऊंगी कि भाई ऐसा कैसे हो जाता है, लेकिन पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि मेटल एक्सेस जो है वो दो कारणों की वजह से होता है। तो पहला हम डिस्कस करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। असल में क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है जैसे कि ये देखिए ये क्वेश्चन भी है एक तरह से। जब आप सोडियम क्लोराइड के वेपर को सोडियम क्लोराइड को अगर आप हीट करते हैं, जितने भी ऐसे ही जो अल्कली हैलाइड्स होते हैं ना, जैसे आपका KCl लगा लो, लिथियम क्लोराइड लगा दो, ये सारे अल्कली मेटल्स हैलाइड है। तो ये जितने भी होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड को मैं हीट करती हूँ और आसपास जो है ना वो सोडियम मेटल प्रेजेंट हो, सोडियम मेटल के वेपर्स प्रेजेंट हो, सोडियम वेपर। तो क्या देखा गया है कि ये जो सोडियम क्लोराइड नॉर्मली क्या कलर होता है इसका, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल आपने घर में देखे हैं, नमक देखा है, उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। यस मैम। व्हाइट है ना। तो क्या होता है, लेकिन अगर आप इसी सोडियम क्लोराइड को, नमक को सोडियम वेपर में हीट करें तो क्या होता है, इसका जो कलर है ना बेटा वो येलो हो जाता है। जो सोडियम क्लोराइड है ना इसका कलर येलो हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है। पहले तो ना आपको ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रही हूं मैं, या मैं क्या समझाने वाली हूँ। अब आपको पता ही नहीं है, मैं पहले से आपको सारी चीजें बता दूं तो आप कहें कि इसमें मतलब क्वेश्चन क्या बनता है। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है। मैं ये कह रही हूँ कि सोडियम क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, अगर उसको सोडियम वेपर में हीट किया जाए तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो येलो हो जाते हैं। एक तो इसका कारण पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि पहले तो आपके दिमाग में आएगा भाई येलो क्यों हो जाते हैं, भाई येलो इसलिए हो जाते हैं, कारण तो मेन ये है। क्या कारण है कि इसके अंदर जब आप सोडियम वेपर में इसे हीट करते हैं तो इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइज होता है ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, और उसे बोलते हैं एफ सेंटर। या हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड जो है हीट करने पे इन सोडियम वेपर्स टर्न येलो। आप उसका आंसर लिख सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। ये जो अनायनिक वैकेंसीज बनती हैं इनको एफ सेंटर बोलते हैं। अब ये होती क्या है एग्जैक्टली तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा नॉर्मली अगर आप देखें ये क्रिस्टल है आपका सोडियम का, सोडियम क्लोराइड का, सॉरी, यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। अब आप यहाँ देखेंगे एक सोडियम आयन प्रेजेंट है आपका, ये सोडियम हो गया, ये क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड, सोडियम, इधर क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड। ये नॉर्मल क्रिस्टल हो जो आपका इसका क्रिस्टल है। लेकिन अगर ये कहते हैं अगर आप इसे सोडियम वेपर में हवा में हीट कर रहे हैं, सोडियम वेपर है ऊपर, अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, इनमें से कुछ सोडियम, अब मैं आपको बताऊंगी ये वाला, सपोज ये वाला जो क्लोराइड है, ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया इसको मैं मिटा देती हूँ। इनमें से ये जो Cl है, Cl माइनस, ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है बेटा उसको वहीं छोड़कर डिफ्यूज हो जाएगा, ऊपर वाली लेयर में यहां पर आ जाएगा। अपना इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया है, अब इस ये क्या बन गया है, Cl। अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे ये वैकेंसी क्रिएट हो गई या नहीं हो गई। यस मैम। और ये इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ गया अपना, और इसी को बोलते हैं एफ सेंटर।
अब इस क्लोराइड जो ये बाहर चला गया है क्लोराइड, ये कहाँ जाएगा? तो बेटा ये बाहर सोडियम वेपर प्रेजेंट है, तो ये जो सोडियम वेपर का जो Na होगा ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड को देगा और खुद क्या बन जाएगा, Na+Cl। तो ये बाहर डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब बाहर लेयर बन जाएगी। और ये जो है यहाँ पे कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई, मतलब F सेंटर क्रिएट हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और आपको पता है आपने पहले भी पढ़ा था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे तो सिंगल ही है। ये जब ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं इन द विजिबल रीजन, तो क्या देते हैं, दे एमिट कलर। ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, दोबारा से जब नीचे आते हैं तो ये क्या देते हैं, कलर देते हैं। तो इसी वजह से ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये क्या दिखाई देता है, ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स वो येलो कलर का हो जाता है, हमें दिखने लग जाता है वो येलो कलर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो इस लेटेस्ट साइड पे प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं एफ सेंटर। ये सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, इसको ma'am. मैं इसको हाँ, तो ये बेटा इसमें अनायनिक वैकेंसी बन गई है। तो ये जो है डिफेक्ट कौन दिखाता है, ये हैलाइड्स, अल्कली हैलाइड्स दिखाते हैं, जैसे NaCl, KCl। बाकी बेटा मैंने यहाँ पे ये आपके नोट्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने पूरा जो चीज मैंने अभी आपको बताई है कि जब सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं सोडियम वेपर में, तो सोडियम एटम क्रिस्टल के बाहर डिपॉजिट हो जाते हैं, बाहर सोडियम एटम आ जाते हैं। तो जो क्लोराइड आयन होता है वो अंदर से अपने इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़कर वो ऊपर आ जाता है, और वो Na के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लेता है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है जो यहाँ रह जाता है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और इसको बोलते हैं एफ सेंटर। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया, इसको आपने ज्यादा याद नहीं करना है। इसकी वजह से देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वहीं पे अनायनिक साइट पे ही प्रेजेंट है, और क्रिस्टल में एक्सेस सोडियम आयन हो गए, क्योंकि क्लोराइड की गिनती तो उतनी ही रही ना, क्रिस्टल में NaCl नया बन गया लेकिन क्लोराइड उतने ही रहे, चार्ज भी मेंटेन रहा, क्योंकि भाई क्योंकि आपको खुद ही समझ आना चाहिए चार्ज तो पहले भी उतना ही था। Na के पास जो फालतू Na आया है उसी ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दिया है, वो वाला जो Cl है वो तो अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के चला गया। बाकी ये जो अनायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है विच इज ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको एफ सेंटर बोलते हैं, और यही येलो कलर देता है NaCl को। तो अगर एग्जाम में ये आता है ना कि सोडियम क्लोराइड को जब सोडियम वेपर में हीट करते हैं व्हाई इट अपीयर येलो इन कलर, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, या लिख सकते हैं ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। सिर्फ मेटल एक्सेस डिफेक्ट लिखेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। बाकी ये जो कलर होता है ये क्यों आता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे एब्जॉर्ब एनर्जी इन विजिबल रीजन, और ये एक्साइट हो जाते हैं, और उसके बाद ये एनर्जी विजिबल लाइट में छोड़ते हैं, जब दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो एमिट करेंगे वही लाइट को और आपको कलर आएगा। इसी वजह से अगर आप लिथियम क्लोराइड की बात करें, उसको अगर आप लिथियम वेपर में हीट करेंगे तो वो पिंक कलर का दिखता है, जो ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड जो है वो वॉयलेट कलर का दिखता है। ये समझ आ गया सबको? तो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद करनी है, क्या वर्ड याद रखना है इसमें, एफ सेंटर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। अभी तो आपको लगेगा कि मैं बार बार इस चीज पे क्यों स्ट्रेस दे रही हूँ कि इसको भी ध्यान में रखो। तो अभी जब हम आगे कभी MCQ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें इन बात जो ये जो चीजें हैं ना इनका ध्यान में होना जरूरी है। देन नेक्स्ट आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मैंने आपको बताया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन कहाँ पे, इंटरस्टिशियल साइड पे। अब इसका ना पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, इसमें एक ही क्वेश्चन आता है। असल में बेटा जो नॉर्मली अगर आप देखेंगे ना जिंक ऑक्साइड, ये जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, वैसे जो जिंक होता है ना उसके सारे सॉल्ट्स व्हाइट होते हैं। ये आप ट्रांजिशन मेटल में पढ़ेंगे कि जो जिंक होता है इसके सारे सॉल्ट व्हाइट क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है D10।
तो वो वहां पे डिस्कस करेंगे, डी ट्रांजिशन नहीं होती। तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि इसके सारे सॉल्ट जिंक के व्हाइट क्यों होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे कुछ और डिस्कस करने लगी हूँ। मैं ये बताने लगी हूँ कि जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर आप इसे हीट करें तो ये येलो कलर का हो जाता है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको कि रूम टेम्परेचर पे इट इज व्हाइट इन कलर, बट ऑन हीटिंग इट टर्न्स येलो। समझ आ गया बेटा? Yes, ma'am. अब इसका पहले तो इसी ये जो पॉइंट है ना यही समझ आ जाएगा। असल में क्या होता है, जब हम इसे हीट करते हैं तो इट लूजेस इट्स ऑक्सीजन, उसमें से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। लेकिन आपको समझ आना चाहिए भाई, ऑक्सीजन गैस निकलती है तो आपका हाफ O2 निकल गया, लेकिन ये जो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन है वो वहीं छोड़ के चला जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहनी चाहिए बेटा क्रिस्टल में, मेंटेन रहनी चाहिए। समझ आ गया? पहले कि जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है और जो आपका जिंक आयन है और साथ में ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये वहीं रह जाते हैं। लेकिन बेटा क्या होता है, जो जिंक आयन होते हैं ना वो उनका साइज बहुत छोटा होता है। वो क्या करते हैं, वो जो फालतू जिंक आयन बनते हैं ना वो अपने आप को मतलब दोबारा से क्रिस्टल अपने आप को, क्योंकि आप हीट करें, रीअरेंज कर लेता है। और ये जो जिंक आयन है, क्योंकि इनके साथ का ऑक्साइड तो है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, हाँ इनके साथ सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो क्या करते हैं, ये बगल वाली इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं और उससे जो एडजेसेंट साइड होती है उस पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो एक यहाँ आ गया, दूसरा भी यहाँ इधर आ गया, इस तरह से वो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं। तो एक्सेस, क्योंकि ऑक्साइड तो चला गया, ऑक्सीजन चला गया, जो आपका ऑक्साइड था उसमें अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो ऑक्सीजन की फॉर्म में चला गया, इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के ऑक्सीजन की फॉर्म में निकल गया। तो ये जो फालतू जिंक बचा ये क्या करेगा, इट मूव्स टू इंटरस्टिशियल साइड, एंड जो इलेक्ट्रॉन थे जो ऑक्साइड छोड़ के चला गया था वहीं पे, वो नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड में चले गए। और आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इंटरस्टिशियल साइड में प्रेजेंट है यही तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। समझ आ गया? Yes, ma'am. अब आप इस नॉर्मल क्रिस्टल को देखो, इसमें जिंक कितने, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गए। ऐसी अगर आप ऑक्साइड्स देखें वो भी 6 हैं, लेकिन कुछ जिंक जो है वो इंटरस्टिशियल साइड पे भी तो प्रेजेंट है। इसका मतलब आपका जो जिंक होगा वो क्या होगा, फालतू प्रेजेंट होगा। क्यों फालतू प्रेजेंट होगा? बिकॉज एक्सेस, ये जो एक्सेस में जो जिंक है इट इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइड, और ये जो साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन है विच मूव्स टू द एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग येलो कलर टू जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल। ये समझ आ गया सबको? मैम लेकिन अगर जैसे Yes, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बेटा बोलो दोबारा से। मैम फिर तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में मेंटेन ही जाएगी फिर। मेंटेन रहेगी बेटा, क्योंकि देखो ये जो मैम ऑक्सीजन नहीं है रहेगी। ये न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन था ना, ये देखो पहले मैं आप दोबारा से आप समझो, सपोज ये मेरे पास दो हैं ZnO, इसमें से जो इसके ऊपर चार्ज था 2+, ये जो ऑक्सीजन है ना इसके ऊपर था 2-, तो ये अब सपोज मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो O है ये अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के O2 बन के निकल गया। तो बाकी ये जो चीजें हैं, जिंक के ऊपर भी 2+ चार्ज है, ये मतलब यहाँ पे टोटल जिंक अगर 2 है तो कितना चार्ज है 4+, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कितना चार्ज है 4-। तो इसका मतलब टोटल आपका क्या रहेगा, मेंटेन्ड रहेगा। ओके। ठीक है, बाकी हम इसको जो है कल डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप इसको जो है ना आगे रीड आउट करिएगा। मैम